जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है वाक्य, और हम चर्चा कर रहे हैं वाक्य के कुछ अलग अलग प्रकरण अर्थात उनके पार्ट की। वाक्य के अंदर अब तक जो हमने पढ़ लिया है वो है वाक्य की परिभाषा, हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है वाक्य के तत्व अर्थात अवयव जो कि 6 हैं। तीसरा है वाक्य के अंग जिसके बारे में चर्चा चल रही है, वो होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद चौथा सेक्शन है इसके अंदर वाक्य के भेद, और वाक्य के भेद होते हैं 2, जबकि आपको पता है वाक्य के भेद होते हैं 3, लेकिन राइट आंसर क्या है 2। इसके बाद शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। कौन सा वाक्य? शुद्ध व अशुद्ध वाक्य। एक सेक्शन है हमारा 5वां, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, और एक छठा और लास्ट सेक्शन है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य। तो कुल मिला के ये 6 सेक्शन हमें पढ़ने हैं वाक्य के, जब हमारा वाक्य का टॉपिक होगा कंप्लीट। दोस्तों, भर्ती होने और न होने वालों में जो मुख्य अंतर होता है वो यही होता है कि हम वाक्य पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि वाक्य से कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हम वाक्य का टॉपिक पहले भी 10 बार कंप्लीट कर चुके हैं, किताबों से, दूसरे यूट्यूब चैनलों से और तमाम अलग अलग तरह की चीज़ों से, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि आखिरकार वाक्य के कितने सब टॉपिक हैं, वाक्य के कितने प्रकरण हैं, वाक्य के कितने अलग अलग यहाँ पर स्टेप हैं, सेक्शन है। तो ये क्या है? हमारे वाक्य के सब टॉपिक हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है वाक्य से रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य हैं, दूसरा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य है, फिर वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, वाक्य की परिभाषा। अब जिसको होना होता है भर्ती, वो 3-4 महीने की तैयारी में क्या करेगा? जो टॉपिक है पहले अपने सिलेबस का एनालिसिस करेगा, आकलन करेगा, फिर उसमें ये देखेगा कि कितने टॉपिक पढ़ने हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इतने टॉपिक हैं, और ये टॉपिक कहाँ से पूछे जा रहे हैं? ये हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं, ये हिंदी साहित्य के टॉपिक हैं, ये काव्य शास्त्र के टॉपिक हैं, ये भाषा विज्ञान के टॉपिक हैं, ये हिंदी विविध के टॉपिक हैं, या हिंदी काव्य रस छंद अलंकार के टॉपिक है। फिर वो इस तरीके से उसका क्या करता है? एनालिसिस करता है, आकलन करता है। और जब वो आकलन कर लेता है, फिर वो निरीक्षण करता है कि क्या मुझे ये सारे टॉपिक पढ़ने के लिए केवल किसी किताब से, किसी नोट से, किसी बुक से, किसी ई बुक से, पीडीएफ से, मॉक टेस्ट से, किससे पढ़ना है? लेकिन वो ये गलती कर बैठता है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे इन टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। अब ये तो आपको पता है कि मॉक टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होता है, पीडीएफ भी होती है, ई बुक भी होती है, किताब भी होती है, यूट्यूब के चैनल भी होते हैं, ऑनलाइन ऐप भी होते हैं, ऑफलाइन क्लासें भी होती है। अब जहां 10 अलग अलग तरह की चीजें हो गई, और उन 10 अलग अलग तरह की चीजों में 10 अलग अलग तरह की चीजों में फिर भी हमें ये समझ में नहीं आया होते हुए भी कि आखिरकार हमें पढ़ना कैसे है, तो इसका मतलब है कि आप लोग टाइम पास करा रहे हो। अब मान के चलो हमने पहले आपको वाक्य की परिभाषा कराई कल वाली क्लास में, ये हो चुका है, वाक्य के तत्व हो चुके हैं, वाक्य के अंग के बारे में चर्चा की थी। आज हम ये 2 सेक्शन अपने कंप्लीट करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य करने हैं हमें।
और इन्हें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य या वाक्य के भेदों के लिए क्या हमें कोई दूसरे टॉपिक की आवश्यकता है पढ़ने की इनसे पहले? क्योंकि वाक्य में अशुद्धि के जो कारण होते हैं, वर्तनी की वजह से भी वाक्य अशुद्ध होता है, तो वर्तनी पढ़ना चाहिए। कारक चिन्हों की वजह से भी, परसर की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है, तो वो भी पहले पढ़ना चाहिए। लिंग और वचन की वजह से भी वाक्य अशुद्ध होता है, तो वो भी पहले पढ़ना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात की वजह से भी वाक्य में गलतियां, अशुद्धियां होती हैं। इसलिए जब तक हम उन टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, जिंदगी में इससे पूछे जाने वाला क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो। जब तक आपको मात्राओं की, वर्तनी की, कारक चिन्हों की, विराम चिन्हों की, लिंग वचन की, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात की समझ नहीं है, जिंदगी में इससे बनने वाले क्वेश्चन को आप सही नहीं कर सकते। यही दिक्कत है भर्ती होने वाले और ना होने वालों में। एक पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, यहाँ से भी आने दो, उधर से भी आने दो, मॉक टेस्ट से भी आने दो, ई बुक से भी आने दो, किताबों से भी आने दो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आने दो, ऑफलाइन से भी आने दो। मेमोरी परमात्मा ने इतने दे के भेजा है धरती पे, और उसी को पहले ही फुल कर बैठते हैं, उसमें इधर उधर की बेफालतू की चीजें डाल के। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य, ठीक है, पद कर्म वाले वाक्य, जो अनुच्छेद बनवाते हैं, 4 दे देगा अलग अलग करके, वो पूछेगा इनका सही सीक्वेंस बताओ क्या है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें जब भी पढ़ना है सीक्वेंस में पढ़ना है, लॉजिकली पढ़ना है। जो टॉपिक जिस टॉपिक पर डिपेंड है, पहले उन टॉपिक को पढ़ना है, तब जाके उस टॉपिक को कंप्लीट करना है जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ गई है और मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कल वाक्य के अंग की। किसकी बात कर रहे थे? कल हमने बात की वाक्य के अंग। वाक्य के अंग और भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक तो कर्ता मेन भूमिका निभाता है और एक क्रिया मेन भूमिका निभाती है। तो जो कर्ता होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और जो क्रिया होती है उसको हम विधेय कहते हैं। और जो हम कर्ता के लिए शब्द प्रयोग करते हैं उनको हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और जो हम क्रिया के लिए शब्द प्रयोग करते हैं उनको हम विधेय का विस्तार कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्या है? उद्देश्य, एक विधेय, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। उद्देश्य किसे कह रहे हैं? कर्ता को कह रहे हैं। विधेय किसे कह रहे हैं? क्रिया को कह रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम सही भाषा में बात करें तो क्रिया को करने वाला उद्देश्य कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाया? उद्देश्य। कर्ता जिस क्रिया को संपन्न करता है उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्य में क्रिया के लिए
प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या क्या लाएंगे? विधेय का विस्तार। अंग भाग तो दो ही होते हैं। ये तीसरा और चौथा पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये उद्देश्य के लिए आता है और ये विधेय के लिए आता है। तो ये ना सोचे सर जी यहाँ आपने 2 लिखा है, यहाँ आपने 4 लिखा है। इतनी बेसिक चीजें तो आपको है। मुझे भी पता है कि मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो टीचर बनना चाहते हैं। मैं प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ सर जी यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। ठीक है, तो विवेक का इस्तेमाल करना है। आगे यहां हमने सेंटेंस ले लिए। क्या सेंटेंस लिए हमने यहां? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आपसे पूछेगा उद्देश्य और विधेय बताओगे इसमें क्या है? उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, मैदान क्या है? ऑप्शन है ये 4। ठीक है, फिर पूछेगा कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं, और फिर पूछेगा ये सरल वाक्य है, मिश्र है या फिर संयुक्त है। दूसरा, माता पिता पार्क में बैठे हैं। राम सीता बगीचे में बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। सुंदर भारत का अपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर केवल उन बच्चों को देना है जो ये कह रहे हैं सर जी ये कल हो गया है। बाकी नहीं देंगे, बाकी को तो मैं सिखा ही रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितने बच्चों को सिखा पाता हूं एक दिन में, और कितने ऐसे हैं जो सीख नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर केवल वे बच्चे देंगे। मेरे क्वेश्चन सुनो क्या क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, उद्देश्य का विस्तार कौन से शब्द हैं, विधेय का विस्तार कौन से शब्द हैं। फिर यह है कि इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय, इनमें भी कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। और फिर ये आपको ये बताना है कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। और इसका आंसर वो देंगे जो कभी कमेंट करके मुझे बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये हो गया है। ये मुझे भी पता है, 15 साल पढ़ाते हुए हो गई, आगे 15 साल और पढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ सोच के ही दोबारा से इस चीज़ को यहाँ से उठाया है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीज़ मुझे आगे पढ़ानी है। दूसरा, मुझे इसका रिवीजन कराना है। दूसरा, कल मैंने जो एग्जाम्पल लिए थे वो कम लिए थे, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आए थे, इसीलिए इसको दोबारा पढ़ा रहे हैं। क्लियर? चलो जी, उन लोगों का धन्यवाद जो मुझे बार बार बता देते हैं सर जी ये पढ़ा लिया था, अब ये पढ़ाना है। चलो, अब आंसर वही देंगे जो कल इसको पढ़ चुके थे। उनको आंसर मैं दूंगा जिनको कल समझ में नहीं आया था। ठीक है, 5वां सेंटेंस, राम श्याम मोहन सोवन तथा सीता गीता बबीता सुनीता
परस्पर खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते नहाते धोते घूमते फिरते हैं। क्लियर? वेरी गुड, ये हुई ना बात, कमाल कर दिया जी आपने। अब आ जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था कि इसमें उद्देश्य बताइए। यहाँ बच्चे क्या हैं? उद्देश्य। खेल रहे हैं क्या है? विधि। मैदान क्या है? विधि का विस्तार। यहाँ माता पिता क्या है? माता पिता है यहाँ उद्देश्य। माता पिता क्या है? उद्देश्य। बैठे हैं क्या है? विधि। पार्क क्या है? विधि का विस्तार। यहाँ राम सीता क्या है? राम सीता उद्देश्य। यहाँ बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं, ये क्या है हमारा? विधि। ये बगीचा क्या है? विधि का विस्तार। ये क्या है? विधि का विस्तार। यहाँ नेता व साधु क्या है? उद्देश्य। नेता साधु क्या है? उद्देश्य है। और पढ़े हैं क्या है? विधि है। और सुंदर भारत का सपना देखने वाले क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। क्या है? उद्देश्य का विस्तार। और आजकल जेल में क्या है? विधि का विस्तार है। क्या है? विधि का विस्तार। यहाँ राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता गीता बबीता सुनीता, ये सब क्या है? उद्देश्य है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे यहाँ तक क्या है? उद्देश्य। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी और ये भी, ये क्या है? विधेय। और ये क्या है? यहाँ पर परस्पर विधेय का विस्तार। ये क्या है? विधेय का विस्तार है। समझो जी। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। इसमें दो उद्देश्य एक विधेय है। जहाँ दो उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल अर्थात साधारण वाक्य कहलाता है, जिसको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जहाँ यहाँ कितने हैं? दो उद्देश्य और दो विधेय। जहाँ दो उद्देश्य दो विधेय हो वो सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहलाता है। यहाँ पर क्या है? साधु और नेता दो उद्देश्य हैं, पढ़े हैं एक विधेय हैं, ये भी क्या कहलाया? सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस कहलाया। राम श्याम मोहन सोहन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उद्देश्य हैं। 8 उद्देश्य 1 2 3 4 और 5 5 विधेय। जहाँ 8 उद्देश्य 5 विधेय हो वो भी कहलाता है
सरल वाक्य। वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। क्लियर? अब आपको दिक्कत कहाँ कहाँ है वो ये सुनो ध्यान से। आपको दिक्कत है यहाँ पर। ये कर्ता है बच्चे बहुवचन के, ठीक है, और ये क्या है? विधेय है, क्योंकि ये क्रिया है। अब ये जो मैदान है ये किसके लिए आया है? क्रिया के लिए। खेल कहाँ रहे हैं? मैदान में। तो ये जो शब्द है मैदान में, ये विधेय का विस्तार इसलिए कहलाया क्योंकि ये शब्द क्रिया के साथ और क्रिया के लिए आए हैं। ये पार्क में इसलिए कहलाया, ये क्रिया के साथ और क्रिया के लिए आए हैं। जैसे मैं कहूं कि घोड़ा गाड़ी खींचता है, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, हमें स्कूल क्रिया के लिए आया है ना, जा कहाँ रहा है? स्कूल में, और खींच के आ रहा है? गाड़ी। तो इसीलिए गाड़ी और स्कूल विधेय का विस्तार कहलाएंगे। ऐसे यहाँ पार्क में बैठे कहाँ है? पार्क में, विधेय का विस्तार हो गया। यहाँ राम सीता दो उद्देश्य करता है, और यहाँ बैठकर योगाभ्यास, ये दो विधेय हैं, एक तो बैठना और एक योगाभ्यास करना। लेकिन ये बगीचा क्या है? विधेय का विस्तार, क्योंकि बैठना और योगाभ्यास की क्रिया कहाँ हो रही है? बगीचे में, इसलिए ये विधेय का विस्तार कहलाया। अब आप ये कहोगे सर जी देखना भी तो यहाँ क्रिया है, विधेय है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि यहाँ ये सपना देखने के सेंस में है, और सपना अर्धचेतन अवस्था में देखा जाता है, सोते हुए देखा जाता है। अर्धचेतन अवस्था में जहाँ पूरे आप होश हवास में ना हो, उसमें अगर कोई भी काम आप करते हो तो वो क्रिया के अंदर नहीं आता है। ये कोर्ट भी मानता है, इसीलिए वो पूछता है आपने बयान होश हवास में दिया है, आपने काम पूरे होश हवास में किया था, ये आपसे जबरदस्ती करवाया था। तो सुंदर भारत का सपना देखने वाले, तो ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार, क्योंकि ये सब कर्ता के लिए आए। नेता और साधु, ठीक है, साधु में तो आसाराम बापू राम रहीम है, नेता में लालू प्रसाद यादव, दो चार और हैं, एक सत्येंद्र हैं, एक अरविंद, एक मनीष सिसोदिया है। ये सब सुंदर भारत बना रहे थे। तो ये मनीष सिसोदिया हैं, इसके बाद सत्येंद्र हैं जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रहा है दिल्ली का, और इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी, ये सब सुंदर भारत बनाने का ठेका लिए थे। इसके बाद साधु हैं आसाराम बापू राम रहीम, ठीक है, ये भी सुंदर भारत बनाने का सपना देख रहे थे। तो ये सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता आजकल कहाँ हैं? जेल में। तो ये नेता और साधु, ये दोनों के दोनों क्या है? नेता और साधु दोनों के दोनों क्या है? कर्ता, उद्देश्य। और ये कर्ता के लिए आए हैं सुंदर भारत का सपना देखने। विधेय क्या है? पढ़े हैं। और ये आजकल जेल में क्या है? क्रिया के लिए शब्द आए, विधेय का विस्तार कहलाए। ये क्या कहलाए? विधेय का विस्तार। तो यहाँ इसलिए इसके अंतर्गत दो उद्देश्य, एक विधेय है, सरल वाक्य हो गया। अब आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो छोटे से वाक्य होते हैं, वह स्कूल जाता है, ठीक है, वो स्कूल से आ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, राम फल खाता है, ये सब सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा सा वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है। सरल वाक्य में यहां से लिखना शुरू करूंगा और यहां तक लिखते चला जाऊंगा तो भी वो पूरा सरल वाक्य ही रहेगा। एक अनुच्छेद भी पूरा का पूरा सरल वाक्य में लिखा जा सकता है, एक ही वाक्य में लिखा जा सकता है। तो ये जो दिमाग में आपके बैठा है, सरल वाक्य एक छोटा सा वाक्य होगा, सरल वाक्य एक सिंपल सा वाक्य होगा, ये अपने आप में एक गलत धारणा है। ये यहां से लेके यहां तक सारा सरल वाक्य है। मैं इसी को चाहता तो 4 लाइन इसमें और बढ़ा देता। तो आपको ये नहीं सोचना है सरल वाक्य एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य है। सरल वाक्य में अनेक उद्देश्य, अनेक विधेय भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हैं। तो इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उद्देश्य हैं। और चूंकि ये संयुक्त क्रिया है, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त हो, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। काउंट ये एक ही होगी, एक यहाँ पे 2, 3, 4, 5 विधेय हैं। तो भी ये क्या बन गए? सरल वाक्य। ये सारे के सारे उदाहरण हमारे किसके थे? ये सारे के सारे उदाहरण थे हमारे सरल वाक्य के। ये सारे के सारे वाक्य क्या थे? सरल
वाक्य या साधारण वाक्य के। हमने एक पंथ दो काज किया है। हमने क्या किया है? एक पंथ दो काज। एक तो हमने सरल वाक्य पढ़े हैं जिसकी वजह से मुझे दोबारा से चीजें रिपीट करनी थी, और दूसरा आपने समझा है वाक्य के अंगों को। तो ये हमारा तीसरा सेक्शन है। ये क्या है? हमारा तीसरा सेक्शन है। तो हमने कौन कौन सी चीजें कंप्लीट कर ली? वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व और वाक्य के अंग। अब हम क्या पढ़ेंगे? चौथी कंडीशन, वाक्य के भेद। तो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और यहाँ पे अब पढ़िए आप वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं वाक्य के। वाक्य कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक भेद होता है रचना बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। और वो भेद होते हैं तीन। इन तीन भेदों में एक भेद आता है हमारा सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा जो भेद है वो आता है मिश्र वाक्य। दूसरा क्या है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और तीसरा जो होता है वो होता है संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। तो ये क्या है? रचना, संरचना, बनावट के आधार पे वाक्य के तीन भेद। आप में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं। आपसे पूछा जाएगा वाक्य के भेद कितने होते हैं, आप आंसर दोगे रचना के आधार पर वाक्य का भेद का। पूछ रहा है कुछ, दिमाग में जा रहा है कुछ, समझ रहे हैं कुछ, आंसर दे रहे हैं कुछ। पूछा गया वाक्य के भेद तो राइट आंसर दो, एक रचना के आधार पे और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे। दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। एक होता है विधि या विधानवाचक। विधि या विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। दूसरा जो वाक्य होता है इसके अंदर वो होता है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है
इच्छावाचक वाक्य। फोर्थ होता है आज्ञावाचक वाक्य। फिफ्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। सिक्स होता है संदेहवाचक वाक्य। सेवंथ होता है संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य। और आठवां होता है विषम्य वाचक या संबोधन बोधक वाक्य। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से कुछ वाक्यों की पहचान हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह से होती है, और संदेहवाचक की पहचान शायद, हो सकता है, लगता है, शायद हो सकता है, लगता है, संभव है और कदाचित। इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग वो सेंटेंस में करेगा, वाक्य में करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य। तभी संदेह उत्पन्न होगा, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा ही संदेह उत्पन्न होता है, डाउट उत्पन्न होता है। जितने भी मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद में, वो सारे के सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण आपके संकेतवाचक संबंधवाचक के भी है। और जहां ये चिन्ह लगा होगा, जिसको हम विषम्य चिन्ह कहते हैं, संबोधन चिन्ह कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये विषम्य संबोधन जो चिन्ह है, ठीक है, जहां भी ये चिन्ह होगा ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे विषम्यवाचक या संबोधन बोधक वाक्य। बात समझ में आई? तो मिश्र वाक्य अगर हमने समझ लिए तो एक पंथ दो काज कर देंगे कि वे सारे के सारे मिश्र वाक्य संकेतवाचक और संबंधवाचक के भी उदाहरण हैं। और विषम्य बोधक संबोधन बोधक वाक्य में बिना इस चिन्ह का प्रयोग किए हम उसको वाक्य बना ही नहीं सकते। वाक्य के अंत में जब तक ये चिन्ह नहीं होगा प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन ही नहीं सकता। संदेहवाचक के लिए हमारी ये कंडीशन है कि शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, वाक्य के भेद कितने होते हैं? राइट आंसर 2। एक होता है रचना के आधार पे वाक्य का भेद, दूसरा होता है अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद। रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण, मिश्र वाक्य का दूसरा नाम मिश्रित, संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम जटिल वाक्य भी होता है। इसके बाद रचना के आधार पे कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? इन 3 को छोड़ के जो भी आ जाए, रचना के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं? राइट आंसर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है? इन 8 में से जो भी आ जाए वो अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है, और इन 8 में से जो नहीं आए वो अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद नहीं। सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य की पहचान कहाँ से करेंगे? तो सरल वाक्य साधारण वाक्य की पहचान करेंगे इसके आधार पे जो हम करवा चुके हैं। जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो, जहां एक उद्देश्य
एक विधेय हो, ये क्या है? ये एक उद्देश्य है और ये एक विधेय है। तो जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो सरल वाक्य, जहां दो उद्देश्य एक विधेय हो सरल वाक्य, जहां दो उद्देश्य दो विधेय हो सरल वाक्य, जहां दो उद्देश्य एक विधेय हो सरल वाक्य, और जहां अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो सरल वाक्य। बात समझ में आई? हमने अभी एक पंथ दो काज किया था। एक तो हमने वाक्य के अंग पढ़े थे और दूसरा उसके साथ साथ सरल अर्थात साधारण वाक्य पढ़ा था। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सरल वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं। तो सेंटेंस में दिए गए कर्ता और क्रिया के आधार पर ही हम सरल वाक्य की पहचान करते हैं। अगर सेंटेंस में एक कर्ता एक क्रिया है सरल वाक्य, दो कर्ता एक क्रिया है सरल वाक्य, अनेक कर्ता अनेक क्रिया है तो भी सरल वाक्य है। अगर सरल वाक्य तक सारी चीज आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अब दोबारा से जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद और उन तीन में से एक होता है हमारा मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। तो ये दूसरा भेद है और इसको हम क्या कह रहे हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्लियर? वहां तक चीज समझ में आ गई? वाह भाई वाह, बहुत अच्छी, कमाल कर दिया आपने। इतना जल्दी जल्दी अगर चीज सीख पा रहे हो तो भर्ती 2023 और 24 में होंगे। अब ये कहीं झूठी हाँ तो नहीं कि आपका टीचर कह रहा है तो चलो यस कर दो, क्योंकि मैं और कोई ऑप्शन देता ही नहीं, आपको यस और ओके का ही देता हूं। ठीक है? अगर मैं पूछूं कि आपके 100% समझ में आया तो कुछ बच्चे लिखेंगे हाँ 100% आया। फिर मैंने ये ऑप्शन दे दिया आपके 95% समझ में आया तो फिर कुछ लिखेंगे 95। फिर मैंने कहा कि आपके 50% समझ में आया 50। फिर मैं ऑप्शन दे दूं आपके कुछ भी समझ में नहीं आया। दिक्कत पता है क्या है? आपके ब्रेन से बस खेलने वाला चाहिए, आराम से खेल सकता है। मैं जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूं आपको। हमारे पास जो सामने ऑप्शंस होते हैं ना, हमारा ब्रेन केवल उसी दायरे में रह के काम करता है। मैंने आपको ऑप्शन दिया यस और ओके तो आप यस और ओके करोगे। अगर मैं ये कहता हूं कि जिसको समझ में नहीं आया वो बताइए तो कम से कम 50-60 बच्चों के कमेंट होंगे, कम से कम हो। अगर मैं ये कहूं कि 100 तो कुछ बच्चे 100 करेंगे, कुछ 95 करेंगे। अगर 100 भी आ गया तो भी 95 बताएंगे, क्योंकि टीचर को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता है। नहीं सीख पाए, अब आ नहीं गई बात। पूनम कह रही है 80% आया सर जी। दिक्कत यह है जो ऑप्शन मिला। शादी में गए हम और शादी में जब गए तो देखा एक लाइन खाने की इधर लगी हुई है, फिर इधर लगी है, फिर इधर लगी है। अब जब सारा खाना हम दूर से देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें। पहले बर्गर खाएं, चाउमीन खाएं या कोई दूसरा आइटम वैसे जो भी होता है, एनीथिंग आप लोग ज्यादा जानते हो। ठीक है? स्नैक्स वनैक्स एनीथिंग समझ में नहीं आ पहले हो, या पहले पनीर का टेस्ट ले या पहले गुलाब जामुन मिठाई खाए, समझ में ही नहीं आता है। तो हालत ये होती है उस कन्फ्यूजन के चक्कर में खाने तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। पहले जो चाट गोलगप्पे टिक्की विक्की होती है ना, उसमें बच्चे भी और औरतें भी सब उसी में फुल हो जाते हैं। मेरे जैसा जेंट्स क्या करेगा? पहले घूमेगा एक बार, अच्छा ये और उसके बाद जो देखेगा अरे कुछ नहीं है तो रोज खाते हैं, चलो उधर चलते हैं, ऐसी चीज खाएं जो रोज ना खाई जाती हो, जिसमें मिलावट ना हो, जिसको खा के बीमार ना पड़े, जिसको खा के आराम से डांस किया जा सके। अब जब आपने 2 बर्गर धर लिए अंदर, 2 टिक्की बनवा ली और 4-5 गोलगप्पे पहले ही अंदर जा चुके हैं तो फिर डांस कहां से होगा?
परिवार में शादी है तो भी दिक्कत है, अरे नहीं तबीयत खराब हो गई, क्यों हो गई, अनाप शनाप कुछ भी धर लिया। ठंडी चीज खाने के साथ, आइसक्रीम के साथ उधर गुलाब जामुन खा रहे हैं गरम गरम। तो गरम के साथ ठंडा, ठंडे के साथ गरम, कौन सी पहले खानी है कौन सी बाद में, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं। इसलिए कन्फ्यूजन, कुछ तो इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं खा ही नहीं पाते, भूखे रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना है कि इनकी शादी में हम तो कुछ खा ही नहीं पाए थे, क्यों, मैं सामान खत्म हो गया था खाना, नहीं नहीं वो वैसे ही पता ही नहीं, पर टाइम ही नहीं मिला खाने का। अरे टाइम तो मिला है, कंफ्यूज हो गई कि मिले लोगों से बात करे उसमें ज्यादा मजा है, फोटो खींचे उसमें ज्यादा आनंद आ रहा है, ठीक है, उन तमाम जो नजर इधर उधर जा रही थी उसमें जो आनंद आ रहा था उसमें ज्यादा मजा आ रहा है, या खाने का मजा लेना है। तो इसीलिए हमारा जो ब्रेन है ना, इसको चाहिए ऑप्शन, ये उतना ही काम करता है जितना इसका दायरा लोग सामने वाले देते हैं। अब होता नहीं है न्यूज चैनल पे ऑप्शन ऐसा ही दे देते हैं और उसी में से देना होता है, तीसरा कुछ बताना ही है, दोनों में से कोई भी आंसर दे दे वो फंसेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको जो ऑप्शन देता हूं ना वो यस और ओके का देता हूं, क्लियर, क्योंकि एक तो जब आप यस ओके करते हो तो इसके अलावा तीसरा तो आता ही नहीं है ऑप्शन निकल के। लेकिन ये तो सच्चाई है कि आप लोग सीख अच्छी तरीके से रहो। अगर आप 50% भी सीख रहे हो ना तो मैं ये मान जाऊंगा कि मैं सिखाने में आपको कामयाब हुआ, क्योंकि जब आप ये कहते हो कि 80% समझ में आया है तो इसका मतलब इससे पहले आपको 20% भी नहीं आता था। ये तो बातें हैं। जब आप अभी कहा ना, पूनम ने कहा सर जी 80% समझ में आता है, जब इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद 80% हुआ तो पहले तो नील बटा सन्नाटा थे, लेकिन आप उस चीज को स्वीकार करोगे ही नहीं। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि मैं मूर्ख हूं, कोई आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं सीखा पहले, कोई आदमी ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है आज की डेट में कि मेरे में कुछ कमी है। तो जब आप 50% 80% कह रहे हो मैंने सीखा है, तो उससे पहले आपके पास कितना था, 0, तो उस समय भी आप झूठ बोल रहे होते हैं। और जब आप 80% कह रहे हो उस समय भी आप झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि सच बोलने के बाद दो ही तरीके हैं, ये तो कोई चीज 100% समझ में आती है और या वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसीलिए यहां इन ऑप्शन के देने के पीछे मंशा केवल वही थी कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो अचीवमेंट, जो लेवल हमारा होना चाहिए वो लेवल हमारा है कि नहीं है। मिश्र या मिश्रित वाक्य, तो मिश्र या मिश्रित वाक्य की जो कंडीशन है वो क्या है, जिस वाक्य में जिस वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित हो, जिस वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित हो। निर्भर आश्रित का मतलब क्या होता है, डिपेंड होना। जहां एक क्रिया के होने से, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए। दूसरा, जहां कोई आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे सरल वाक्य
किसी दूसरे सरल वाक्य से समुच्चयबोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हो। फोर्थ कंडीशन, जहां निम्न समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग हो। कौन कौन से अव्यय होंगे जी? तो, कि, इसलिए, जो, जिसने, चूंकि, ताकि, जिससे कि, ज्यों, त्यों, जैसा, जैसी, जैसे, वैसे, जितना, उतना आदि। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, जरूरी नहीं वो सेंटेंस दे के पूछे कि बताइए मिश्र वाक्य है, संयुक्त है या सरल है, या इनमें से कोई नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है। कई बार वाक्य दे देगा, ऊपर कहेगा कि मिश्र वाक्य का उदाहरण बताइए, इसमें से 4 सेंटेंस दे दिए, वो स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। ये सारी स्टेटमेंट किससे संबंधित है? मिश्र वाक्य से संबंधित है। अब इन सभी स्टेटमेंटों को अप्लाई करना है हमें इन सेंटेंसों पर। क्या है सेंटेंस? सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। दूसरा, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ऐसा कौन भारतीय है जिसने चौधरी चरण सिंह का नाम न सुना हो? वह घड़ी मिल गई जो आपने, वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा,
स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी आ गई। जितनी आमदनी उतना खर्च, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये 9 सेंटेंस है दोस्तों। तो ट्रिक आपकी ये है कि इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, इनमें से तो, कि, इसलिए, जो, जिसने, क्यों की, ताकि, जिससे की, ज्यों त्यों, जैसा जैसी वैसे, जितना उतना, कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय अगर आता है किसी सेंटेंस में इनमें से, तो वो मिश्र वाक्य बन जाते हैं। उसका कारण ये है कि जब इनमें से कोई भी समुच्चय बोधक आएगा तो सेंटेंस में दी गई दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में 2 क्रिया एक दूसरे पर निर्भर आश्रित हो, संयुक्त वाक्य में भी 2 क्रिया होती है लेकिन वो डिपेंड नहीं होती है। मिश्र वाक्य में 2 क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड होती है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाएगा। जहां कोई आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य मतलब गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ये सरल वाक्य है। गांधी जी ने कहा, ये उपवाक्य सब सेंटेंस हैं, ये इस पर डिपेंड है कि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी किसी सेंटेंस में इसलिए आ जाए, तो आ जाए, कि आ जाए, जिसने आ जाए, जो आ जाए, त्यों ज्यों आ जाए, जितना उतना आ जाए, जैसी वैसी आ जाए, जैसा वैसा आ जाए, जैसे वैसे आ जाए। मैंने आपके बारे में जैसे सुना था आप वैसे ही शिक्षक निकले, तो जैसा सुना था वैसे निकले। तो बाद वाली चीज पहली पे डिपेंड। बिजली चमकेगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल बोएंगे, फसल बोएंगे तो अन्न पैदा होगा, पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ोगे नौकरी नहीं लगेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो सफलता किस पर डिपेंड हो रही है? परिश्रम करने पर। यदि मैं पहले से तैयारी करता तो अब तक मैं अपना कोर्स पूरा कर चुका होता, अपनी नौकरी ले चुका होता। तो बाद वाली चीज पहले वाले पे डिपेंड है। तो इसीलिए वो क्या कहलाए? मिश्र वाक्य। सूरज निकला अंधेरा भागा, तो यहाँ अंधेरा भागना किस पर डिपेंड हुआ? सूरज के निकलने पर। यहाँ वर्षा का होना बिजली के चमकने पर। सदा सत्य बोलो किसने कहा? गांधी जी ने। ठीक है, ऐसा कौन भारतीय है जिसने चौधरी चरण सिंह का नाम न सुना हो? तो चौधरी चरण सिंह का नाम न सुना हो एक अलग वाक्य है, ऐसा कौन भारतीय है एक अलग उपवाक्य है। ये इस पर आश्रित है। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी, ये एक अलग वाक्य है। वह घड़ी मिल गई एक अलग वाक्य है। दो अलग अलग वाक्य में दो अलग अलग क्रिया, मिल गई जन्मदिन पर दी थी, एक दूसरे पर डिपेंड हुआ। जो ही स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी आ गई या चली गई। रेलगाड़ी का आना, रेलगाड़ी का जाना, स्टेशन पर पहुंचना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड। जितनी आमदनी खर्च, आमदनी पर खर्च डिपेंड, करनी पर भरनी डिपेंड, बोएंगे पर काटेंगे डिपेंड। इसी को कहते हैं मिश्र वाक्य। तो नेक्स्ट क्लास में हम संयुक्त वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बीपीएससी वाले तमाम बच्चे इस आप किताब को ले सकते हैं। ये मेरी बुक है हिंदी की, जो कि बीपीएससी में जो प्राइमरी है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो आपका पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी है और साथ के साथ 30% लाना कंपलसरी है। तो उस पूरे को तो कवर करती ही है ये बुक। ठीक है, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, पूरा नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, साथ के साथ साइड पे आप इसको बुक करा सकते हैं। इसके साथ मेरी जो यूट्यूब की क्लास होती है, मेरी जो परसों क्लास हुई थी, उसमें इसका लिंक भी दिया हुआ है।
तो वहां उस लिंक पे जाके आप इस बुक पे विजिट करके आप देख सकते हो इसके इंडेक्स के बारे में, इसके अंदर क्या क्या है। इसके साथ साथ तमाम टीजीटी पीजीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपने आप में सफिशिएंट बुक है, काफी मोटी है और इसके अंदर टोटल हमने चीज दी है जो भी पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी के लेवल पे, चाहे वो हिंदी साहित्य है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, हिंदी विविध है और हिंदी ग्रामर है, वो सारे सेक्शन इस बुक के अंतर्गत दिए हुए हैं। एरर फ्री बुक है, एक तरह से सस्ती बुक है। आप एक बार विजिट कीजिए, अपने एड्रेस पे आप कहीं भी रहते हो वहां से भी मंगवा सकते हो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बुक स्टोर्स होते हैं वहां पे भी आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की डिमांड करके इस हिंदी की बुक को ले सकते हो। तो यहाँ अपने आप में प्रैक्टिस करने के लिए या इसके अलावा आपको थ्योरी चाहिए तो बीपीएससी, सुपर टेट और तमाम टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके लिए ये बुक बनाई गई है। अपने आप में आपकी हेल्प भी होगी, क्योंकि कई बार हम जब कंटेंट इकट्ठा करते हैं तो उसमें काफी समय हम दे देते हैं, तो इसलिए आपका समय बचे और आपके ज्यादा भी पैसे खर्च ना हो, तो उस हिसाब से बुक भी आपकी उतनी हेल्प करेगी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो करीम चीज है वो ये है जो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने तमाम कंडीशन लिखी और इन कंडीशनों को ध्यान में रख के फिर हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए और फिर उनको प्रूफ करके दिखाया और इसी से टॉपिक की सबसे बढ़िया समझ विकसित होती है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक लेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य के बारे में। तो तीसरा क्या है हमारा, संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कॉमन चीज क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपको संयुक्त वाक्य के साथ। यूट्यूब की आपकी दोनों क्लासें रहेगी 8:30 बजे भी और